हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस भर्ती जो विज्ञप्ति जारी हुई है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, विज्ञप्ति में क्या है, किस प्रकार से क्या विज्ञप्ति राजस्थान पुलिस की जारी हुई है, दोस्तों हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यदि हम विज्ञप्ति को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, सिलेबस को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, किस प्रकार से भर्ती की क्या प्रोसेसिंग है उसको समझ नहीं पाते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से हमारे साथ कोई धोखा हो जाता है। कहा जाता है कि किसी भी कैंडिडेट्स का 50% सिलेक्शन वहीं हो जाता है जहां पर वह भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति को अच्छी तरह से समझ लेता है, सुन लेता है, भर्ती की जो प्रक्रिया होती है उसको समझ लेता है, उस भर्ती से संबंधित जो परीक्षा का आयोजन होगा उसमें सिलेबस क्या है, किस प्रकार से क्या इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार से क्या फॉर्म भरा जाएगा, उसको यदि कोई कैंडिडेट समझ लेता है तो दोस्तों वास्तव में ही ये सही बात है कि उसका 50% सिलेक्शन वहीं हो जाता है। और यदि आप भी ऐसा चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो तो इस वीडियोज़ को दोस्तों बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखें, पूरे ध्यान के साथ, शिद्दत के साथ सुनें और समझें। यदि आप 10 सेकंड भी वीडियो को स्किप करते हैं तो ये समझो कि आपके लिए कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट सकता है। तो दोस्तों हमें किसी भी प्रकार से इस प्रकार से वीडियोज़ को स्किप नहीं करना है। आप देख पा रहे हैं कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर दिनांक 3 अगस्त 2023 को ये विज्ञप्ति जारी हुई है। कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2023, जिसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न जिला और यूनिट में कांस्टेबल के, जिसमें सामान्य, चालक, बैंड, घुड़सवार, सवान दल, पुलिस दूरसंचार, इनके 3578 रिक्त पदों पर ये भर्ती हो रही है। 3578 पद हैं जो कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के न्यूनतम प्राप्तांक, दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीटी एग्ज़ाम 2022 में हुई है उसके न्यूनतम प्राप्तांक यानी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में आपके कितने मार्क्स बचे हैं, उन मार्क्स के आधार पर ये भर्ती होने वाली है। दोस्तों तो आप यदि सीटी पास हैं और सीटी में भी कितने अंक जो इसमें बता रखा है, जो आसानी से हम देख पाएंगे, सीटी में भी बता रखा है। जैसे यदि आप सामान्य से संबंधित यानी जनरल कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इनको दोस्तों 120 अंक सीटी में सीनियर सेकेंडरी लेवल में चाहिए, 40% अंक। दोस्तों प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैंने आज से 2 महीने पहले ही वीडियो अपलोड किया था कि राजस्थान पुलिस भर्ती कब आने वाली है, कब आएगी, सीटी में कितने प्रतिशत नंबर अंक शामिल चाहिए। दोस्तों मैंने उसमें बताया था कि 120 अंक यानी 40% जिस कैंडिडेट्स के मार्क्स बन रहे हैं वह राजस्थान पुलिस भर्ती में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। दोस्तों ऐसा ही हुआ जो मैंने बताया था। आप उस वीडियो को चैनल पर अपलोड किया गया है, अपलोड किया हुआ है, उसको देख सकते हैं। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST से संबंधित हैं तो आपको 108 अंक चाहिए यानी 36% सीट में चाहिए। और यदि आप TSP क्षेत्र से संबंधित हैं, ट्राइबल सब प्लान एरिया से, तो आपको 90 अंक चाहिए यानी 30% अंक चाहिए। दोस्तों इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो 7 अगस्त 2023 से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 27 अगस्त 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। यदि किसी भी प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें त्रुटि हो जाती है तो आप 27 तारीख बाद यानी 28 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक उसमें 300 रुपये का शुल्क दे करके संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों 3 दिन का समय हमें मिलेगा जिसमें हम 300 रुपये शुल्क दे करके उसमें संशोधन कर पाएंगे।
इसके आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है, देख सकते हैं कि आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसको आसानी से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला या यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यदि हम ज़्यादा फॉर्म आवेदन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, कई जगह से भरते हैं, तो वो हमारा मान्य नहीं होगा। इसी के साथ साथ साथियों, आवेदन प्रक्रिया इसकी क्या है कि किस प्रकार से फॉर्म हम भर सकते हैं, उसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप यदि फॉर्म में राजस्थान पुलिस का भरना चाहते हैं और वीडियो देख रहे हैं शिद्दत के साथ, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। साथियों, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा यदि आप राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो यदि आपका पहले से OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका पहले किया हुआ है, तो आपको अब किसी प्रकार से शुल्क देना नहीं पड़ेगा और आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अब से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका शुल्क आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद में आप किसी भी परीक्षा से भर्ती से संबंधित फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको आगे शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए साथियों, आपको SSO ID चाहिए, जिसमें आपके परमानेंट मोबाइल नंबर होने चाहिए, ताकि किसी प्रकार की सूचना हमारे तक पहुंच सके। CET जो आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल जो आपने CET एग्ज़ाम दिया था, उसकी इसमें क्रमांक चाहिए, नंबर चाहिए, जो कि आपके पास है ही। इस प्रकार से हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करो तो दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि इसमें एक ही फॉर्म भरने का अवसर दिया जा रहा है, इससे ज़्यादा आप फॉर्म नहीं लगा सकते। इसके आगे हम चर्चा करते हैं साथियों, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा। आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और आपको जो ई मित्र वाला प्रिंट निकाल करके देगा, उस प्रिंट को आप सुरक्षित रखना। यदि आप उसको सुरक्षित न रख पाए, तो फिर हमारा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होगा उसमें हम उपस्थित नहीं हो सकते, और यदि उपस्थित हो गए तो हमारे को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो जो ऑनलाइन फॉर्म भरें उसके प्रिंट को सुरक्षित रखें। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो PT होगी उसमें हमारे को लेकर के जाना पड़ेगा। तो साथियों, अवश्य ही आप उसको सुरक्षित रख पाएंगे, सुरक्षित आपको रखना भी पड़ेगा। अब हम साथियों चर्चा कर लेते हैं पंजीयन शुल्क पर कि शुल्क क्या जमा होगा इसमें। तो साथियों, यदि आप सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी की पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के यदि आवेदन हैं, तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे। और यदि आप राजस्थान की नॉन क्रिमिनल क्षेत्र के श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS, OBC, SC, ST, MBC, TSP और शहरिया क्षेत्र से हैं, तो आपको 400 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। ये शुल्क की बात हमने कर ली है। अब आगे हम चर्चा कर लेते हैं शारीरिक दक्षता। तीसरा पॉइंट है शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा। दोस्तों, इस पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। पहला इसमें पॉइंट दे रखा है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट के पदवार वर्गवार महिला वर्ग की विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुना, दोस्तों देख पा रहे हो आप, 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ में व मातोल परीक्षा में ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र आपके पास नहीं भेजा जाएगा।
तो दोस्तों शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा जो 3 नंबर पॉइंट है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसको आप आसानी से समझ लेना कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2012-22 में आपने आवेदन किया था और आप यदि उसमें इस विज्ञप्ति के अनुसार क्वालिफाई हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों फॉर्म आप जिस जिला या यूनिट से अप्लाई करेंगे और उसमें कितने पद हैं, किस वर्ग के अनुसार हैं और महिला पुरुष के कितने पद हैं, उसके अनुसार दोस्तों आप आसानी से समझ पाएंगे कि 15 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनको ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आसानी से आप समझ लेना दोस्तों, फॉर्म भरने में किसी प्रकार से कोई चूक मत कर देना, वरना आप फिजिकल नहीं कर पाएंगे, पीईटी नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे कि आप किसी भी जिला से किसी भी यूनिट से फॉर्म भर रहे हैं और किस कैटेगरी से हैं, महिला है या पुरुष है, उसमें कितने पद हैं। जैसे दोस्तों आपने मान लो कहीं से फॉर्म भराया और वहाँ पर 5 पद हैं और आपने वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर दिया। साथ ही जैसे कि वहाँ पर मान लो हमारे जैसे लोग वहाँ पर 100 लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 5 गुना 15 यानी मात्र 75 लोगों को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब इन 100 में से जो 100 लोग हैं, इन 100 में से 75 लोगों को बुलाया जाएगा, जो 25 लोग हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा। इसका निर्धारण किस प्रकार से होगा? इसका निर्धारण होगा सीईटी। दोस्तों आपने जो सीईटी के एग्ज़ाम दी थी उसमें कितने आपके मार्क्स हैं। यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप कहीं से भी फॉर्म लगाएंगे तो वहाँ पर आसानी से आपको पीईटी में बुलाया जाएगा। लेकिन यदि आपके कम मार्क्स हैं तो फिर आपको वहाँ पर सीट के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार वहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी, फिर उनको बुलाया जाएगा। तो 100 में से 75 को बुलाया जाएगा और 25 को नहीं बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आप इसका ध्यान रखना कि आप किस कैटेगरी से संबंधित हैं और किस यूनिट से, किस ज़िले से आप फॉर्म अप्लाई करें, वहाँ पर कितनी सीट है। यदि आपके मार्क्स कम हैं तो दोस्तों आप इसका विशेष कर ध्यान रखना। 15 गुना अभ्यर्थियों को भी बुलाया जाएगा, सीईटी के आधार पर मेरिट बनेगी। आगे साथियों हम चर्चा कर लेते हैं शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा। इसके लिए आपके पास प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त आपको करना होगा। वेबसाइट से आप प्रवेश पत्र निकलाएंगे और शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। इसके आगे चर्चा करते हैं। तो चौथा पॉइंट है भर्ती हेतु रिक्त पद कितने हैं, किस प्रकार से क्या है। तो दोस्तों जिस भी जिला यूनिट में जितने भी पद हैं, जिस भी जिला या यूनिट में जितने भी पद हैं उनमें रोस्टर पंजिका के अनुसार जो वर्गवार रिक्त पद हैं उनकी किस प्रकार से क्या गणना की जाएगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों हम प्रमुख रूप से बात कर लेते हैं कि पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी, पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 56 पद भी सम्मिलित हैं। तो दोस्तों जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए 56 पद आरक्षित किए गए हैं, 56 पद उनके लिए आरक्षित किए गए हैं। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट है आरक्षण के लिए। दोस्तों आरक्षण में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण इसमें रखा गया है। जितनी भी पोस्ट हैं उनमें से 30% जो पोस्ट हैं, पद हैं, वो महिलाओं के लिए हैं। इसके आगे हम चर्चा करते हैं महिलाओं के लिए जितने भी पद हैं उनमें से साथियों जो 30% पद हैं 100 में से, जैसे 100% में से 30% महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इन 30% पदों में से 8% पद विधवाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं और 2% पद हैं वो तलाकशुदा महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। जो दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी महिला भी इसमें अप्लाई करेंगी तो वो भी देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए 30% आरक्षण निर्धारित किया गया है, जिसमें 8% विधवाओं के लिए, 2% तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी निर्धारित है। इसके आगे साथियों हम मुख्य रूप से बात करते हैं अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए साथियों 12.5% जो पद हैं वो आरक्षित रखे गए हैं। 12.5% पद आरक्षित रखे गए हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए।
जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, रिटायरमेंट जो फौजी हैं, उनके लिए 12.5% इसमें आरक्षित रखे गए हैं। इसके आगे हम चलते हैं, टीएसपी क्षेत्र से संबंधित बात कर लेते हैं, क्योंकि टीएसपी क्षेत्र के जो सदस्य हैं वो भी वीडियो देख रहे होंगे। तो टीएसपी क्षेत्र के लिए हम बात करते हैं कि टीएसपी क्षेत्र में जितनी भी सीट हैं, जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि नॉन टीएसपी क्षेत्र में कितने पद हैं और टीएसपी क्षेत्र में कितने पद हैं। तो टीएसपी क्षेत्र में जितने पद हैं, उन पदों में से 45% जो पद हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी टीएसपी क्षेत्र में एससी के लिए 45% पद हैं और अनुसूचित जाति यानी ऐसे नहीं दोस्तों, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 45% पद हैं और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 5% पद निर्धारित किए गए हैं। और जो टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी है उसके लिए 50% पद निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों टीएसपी क्षेत्र में जितने पद हैं, उन पदों में से 50% जनरल के लिए, 5% एससी के लिए और 45% पद हैं एसटी के लिए, जिनको आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखते रहें। आपके लिए 10 सेकंड का स्किप बहुत नुकसान कर सकता है। स्किप ना करें, सब्सक्राइब भी करें, अन्य साथियों के पास भी वीडियो को अवश्य सेंड करें। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं हम राजस्थान राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए किस प्रकार से क्या इसमें नियम है। बाहर के अभ्यर्थी भी देख रहे होंगे और राजस्थान के अभ्यर्थियों को भी देखना चाहिए कि किस प्रकार से इस भर्ती में जो राजस्थान से बाहर के हैं उन लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। तो राजस्थान से बाहर के जो लोग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति यानी एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हो, ईडब्ल्यूएस से संबंधित हो, लेकिन दोस्तों उनको केवल इस भर्ती में आप देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग में ही सम्मिलित किया जाएगा। राजस्थान से बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, लेकिन उनको राजस्थान पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग में ही उनको सम्मिलित किया जाएगा, जनरल में सम्मिलित किया जाएगा। उनको किसी अन्य कैटेगरी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है वेतनमान एवं पेंशन। तो दोस्तों, इसमें आप जब टर्निंग करेंगे, सिलेक्शन होगा आपका, टर्निंग करेंगे तो 14,600 रुपये आपको मासिक पेमेंट मिलेगा। 2 साल बाद में आपका पेमेंट बढ़ जाएगा। इससे आगे चर्चा करते हैं हम, जो 7वां पॉइंट है भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता एवं छूट। तो दोस्तों, इसमें जो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल भूटान का नागरिक भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यानी विदेश के जो लोग हैं, नेपाल भूटान के जो लोग हैं, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर हम बात करते हैं तो जिला पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए क्या योग्यता चाहिए दोस्तों, इसमें 12वीं पास होना चाहिए और सीईटी पास से होना चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए, सीईटी पास होना चाहिए, 12वीं में कोई भी सब्जेक्ट इसमें हो सकता है। और पुलिस दूर संचार से संबंधित 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन 12वीं पास में कौन सी सब्जेक्ट होने चाहिए, तो इसमें आप देख पा रहे हैं, एक तो है भौतिक विज्ञान, गणित है, कंप्यूटर विज्ञान। यदि आपके पास है तो आप पुलिस दूर संचार से संबंधित भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी का अगला पॉइंट है कि यदि आप कांस्टेबल ड्राइवर से फॉर्म भर रहे हैं, दोस्तों यदि आप ड्राइवर से संबंधित फॉर्म भर रहे हैं तो बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एलएमवी या फिर एचएमवी। यानी दोस्तों, आप ड्राइवर से संबंधित फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस दिन विज्ञप्ति जारी हुई है 3 अगस्त 2023 को विज्ञप्ति जारी हुई है, इसके 1 साल पहले का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि उसके बाद का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइवर से संबंधित फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। इससे आगे हम चर्चा करते हैं वायु सीमा पर कि वायु सीमा इसमें क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंस, पुलिस दूर संचार, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल, इनके लिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, वो पुरुष चाहे महिला कोई भी हो, 1 जनवरी 2006 के बाद में जन्म नहीं होना चाहिए। और पुरुष 2 जनवरी 2000 पहले से जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए, महिला 2 जनवरी 1995 से पहले जन्मी हुई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी जो कैटेगरी के लोग हैं उनको भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आसानी से आप इसको बाद में भी देख पाएँ।
इससे कम या ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कांस्टेबल चालक के लिए जो हम आवेदन करेंगे तो उनकी किस प्रकार से क्या उम्र होनी चाहिए। तो साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में आसानी से आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका मिलान कर सकते हैं। यानी कम से कम कितनी इसके बाद का नहीं होना चाहिए और इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। इसके आगे हम चर्चा करते हैं शारीरिक मापदंड पर। शारीरिक मापदंड किस प्रकार से क्या होगा। तो दोस्तों, शारीरिक मापदंड यहाँ पर बताया गया कि पुरुष के लिए और महिला के लिए तो न्यूनतम जो ऊंचाई है यानी जो हाइट है पुरुष के लिए 168 सेमी है, महिला के लिए 152 सेमी है। और न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। तो पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेमी है और फुलाने पर 86 सेमी है। यहाँ पर सीने का फुलाव कम से कम 5 सेमी का होना चाहिए, यानी 81 आपका सीना कम से कम होना चाहिए और उसमें फिर 5 फुलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए लागू नहीं है। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए वजन लागू नहीं है। महिलाओं के लिए 47.5 यानी 47 किलो 500 ग्राम महिलाओं के लिए होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि एससी और एसटी से संबंधित यदि आप हैं और अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो ऊंचाई में, हाइट में और सीने में 5 सेमी का यहाँ पर छूट दिया जा सकता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि एससी एसटी से संबंधित यदि आप हैं और शारीरिक मापदंड में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो आपको 5 सेमी तक इसमें छूट दी जाएगी या दी जा सकती है। इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि जैसे महिला वर्ग है उसमें 152 सेमी हाइट होनी चाहिए, वजन 47.5 किलो होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। आगे हम चर्चा कर लेते हैं चिकित्सकीय मापदंड। आपकी दोस्तों 6/6 और 6/9 आंखें होनी चाहिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सी बीमारी हमें नहीं होनी चाहिए, या आप इसमें देख पा रहे हैं। नियुक्ति के लिए अयोग्यता कि आप यदि आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद में आपको अयोग्य घोषित किस प्रकार से क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं पहला ही पॉइंट है इसमें कि यदि आपके जीवित एक से अधिक पत्नी है या पति है तो दोस्तों आपको इस भर्ती से संबंधित अयोग्य घोषित किया जाएगा। यानी आपके यदि पुरुष हैं तो 2 पत्नी नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं, यानी एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यदि महिला हैं तो आपके एक से अधिक पति नहीं होने चाहिए, वरना आप इसके लिए अयोग्य हैं। दूसरा पॉइंट है कि 1 जून 2002 के बाद में आपके 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। यदि 2 से अधिक संतान है तो फिर आप इस भर्ती में अयोग्य हैं। यदि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आप दहेज से संबंधित किसी प्रकार से आपने दहेज यदि स्वीकार किया है, कोई केस है, आप नीचे देख पा रहे हैं आपराधिक मामला यदि कोई लंबित है तो भी दोस्तों आप इसके लिए फिर अयोग्य हैं। तो हमें किसी भी प्रकार से इस प्रकार का यदि पहले से कोई केस दर्ज है या अब आगे हो सकता है तो फिर हम अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इसके आगे दोस्तों हम चर्चा करते हैं जो 9 पॉइंट है भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, किस प्रकार से इसमें भर्ती होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शारीरिक दक्षता यानी पीईटी और पीएसटी, ये दोनों अलग अलग होती हैं। पीईटी और पीएसटी शारीरिक दक्षता और मापतोल। जो शारीरिक दक्षता होती है उसको पीईटी बोलते हैं जिसमें दौड़ होगी, और मापतोल जिसको पीएसटी बोलते हैं। तो ये किस प्रकार से क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें योग्यात्मक ये क्वालिफाई बता रखा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी जो एग्जाम होगी उसमें दोस्तों कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस और पुलिस दूर संचार के लिए 150 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 150 नंबर का पेपर होगा इंटेलिजेंस, पुलिस दूर संचार और कांस्टेबल के लिए। इसके अलावा जो चालक के लिए, घुड़सवार के लिए श्वान दल है उसके लिए भी 150 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा। लेकिन जो कांस्टेबल बैंड है, बैंड से संबंधित जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसका किसी भी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप लागू नहीं है। 150 की नंबर की जो एग्ज़ाम होगी वो यहाँ पर उसकी एग्ज़ाम नहीं होगी। दक्षता परीक्षा के बारे में हम बात करते हैं कि दक्षता परीक्षा किस प्रकार से होगी। तो दक्षता परीक्षा कांस्टेबल, ये दक्षता परीक्षा दोस्तों क्या होती है आपको मैं समझाना चाहूँगा कि दक्षता परीक्षा होती है कि जो विशेष योग्यता है आपके पास,
विशेष योग्यता है उसको दक्षता परीक्षा कहते हैं। तो जैसे कांस्टेबल है, इंटेलिजेंस है और पुलिस दूरसंचार है, इसके लिए किसी भी प्रकार से कोई दक्षता परीक्षा यहाँ पर नहीं होती है। कहने का मतलब साथियों आप समझ पाते हैं कि इंटरव्यू आपका नहीं होगा, यानी कांस्टेबल में, इंटेलिजेंस और पुलिस दूरसंचार में किसी प्रकार से इंटरव्यू का आयोजन नहीं होगा। लेकिन चालक के लिए, घुड़सवार के लिए और सवान दल के लिए 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। उनसे गाड़ी चलवाएंगे, घुड़सवार घोड़े पर बिठा करके उनको दौड़ाया जाएगा, सवान दल जो हमारे डॉग्स होते हैं उनसे संबंधित उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। कांस्टेबल जो बैंड है, इससे यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 30 नंबर का इसमें ये दक्षता परीक्षा होगी जिसमें आपसे बैंड बजवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि यदि आपके पास एनसीसी या होमगार्ड या किसी प्रकार से कोई डिप्लोमा उपाधि है, उसका प्रमाण पत्र आपके पास है, तो कांस्टेबल में और इंटेलिजेंस और पुलिस दूरसंचार में 20 नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों। जो किस प्रकार से मिलेंगे उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये चालक, घुड़सवार, सवान दल के लिए लागू नहीं है। और इसके अलावा ये जो बैंड है उसके लिए भी लागू नहीं है। तो दोस्तों आप इसको समझ पाए होंगे कि 150 नंबर की एग्जाम होगी, 150 नंबर की एग्जाम होगी, 150 नंबर की जो परीक्षा होगी वो केवल कांस्टेबल के लिए होगी, इंटेलिजेंस के लिए होगी, लेकिन यहाँ पर जो बैंड से संबंधित है उनके लिए नहीं होगी। चालक के लिए भी होगी, देख पा रहे हैं 150। लेकिन यहाँ पर जो दक्षता परीक्षा होगी वो यहाँ पर कांस्टेबल के लिए, इंटेलिजेंस के लिए नहीं होगी। यहाँ पर जैसे चालक है, सवान दल है या फिर जो बैंड से संबंधित है उनकी होगी। इससे आगे हम चर्चा कर रहे थे कि दोस्तों जो एनसीसी होमगार्ड ये थे उनके 20 नंबर इंटेलिजेंस के लिए, कांस्टेबल के लिए होंगे, लेकिन जैसे सवान दल है और चालक है या फिर हमारा जो बैंड है इससे संबंधित नहीं होगी। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कांस्टेबल के लिए, इंटेलिजेंस के लिए 170 नंबर का यहाँ पर कुल टोटल मेरिट बनेगी, और चालक के लिए या बैंड के लिए, वो बैंड के लिए 30 मात्र, बैंड के लिए मात्र 30 नंबर से मेरिट छटेगी। और इसके अलावा जैसे चालक है और सवान दल है, घुड़सवार है, उनके लिए 180 नंबर में से मेरिट छटेगी। कांस्टेबल बैंड के लिए किसी प्रकार से आप देख पाते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी का आयोजन नहीं किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं दोस्तों 10 नंबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में बताया गया है। दोस्तों इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझना। यदि यहाँ पर आप स्किप करते हैं तो दोस्तों फिर आप हो सकता है कि किसी ना किसी प्रकार से इस राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित धोखा खा सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा, दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी किस प्रकार से क्या होगा? दोस्तों इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट की पदवार, वर्गवार, महिला पुरुष की विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम के 15 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता यानी दौड़ और मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। दोस्तों आप समझ लीजिए कि आप किसी भी जिला से, यूनिट से फॉर्म भरते हैं, आप कौन से पद से फॉर्म भरते हैं, आप कौन से वर्ग से संबंधित हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, तो दोस्तों जितनी पोस्ट हैं, जैसे कि 5 पोस्ट हैं, तो उसके लिए 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। कहने का मतलब 75 लोगों को बुलाया जाएगा। और इन 5 पदों के लिए जितने फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों उनमें से 75 को बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो बचेंगे उनको किसी भी प्रकार से पीईटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब इस मेरिट का निर्धारण कैसे होगा? जैसे इसके लिए यदि 100 फॉर्म अप्लाई हुई है तो 75 लोगों को बुलाया जाएगा, तो 25 लोगों को किस आधार पर बाहर निकालेंगे? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपने सीटी की परीक्षा दी थी 2022 में, उस मार्क्स के आधार पर इन 75 लोगों को बुलाया जाएगा, मेरिट बनाई जाएगी। और उन 25 लोगों को नहीं बुलाया जाएगा जो मेरिट में 100 में नीचे रह जाएंगे। दोस्तों अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पूरी विज्ञप्ति को सावधानी से देख करके, सुन करके, पढ़ करके, समझ करके और फिर फॉर्म अप्लाई करना। एक ही फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप बहुत बड़े धोखे के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट अब आगे पदों पर भी चर्चा करेंगे, कौन से
ज़िले से, कौन सी यूनिट से, किस कैटेगरी की कितनी क्या पद हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें दोस्तों। अन्य जो दोस्त हैं हमारे संबंधित मिले हुए हैं, उनको भी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वीडियोज़ को सेंड अवश्य करें। दोस्तों इसी के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर में आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर दोस्तों एक बेल आइकन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक कीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए साथियों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, 5 पद हैं, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके 15 गुना बुलाए जाएंगे, 75 लोगों को बुलाएंगे। और यदि वहाँ पर फॉर्म अप्लाई होते 200, तो उनमें से दोस्तों 125 लोगों को वहाँ पर फिर नहीं बुलाया जाएगा, केवल मात्र वहाँ पर 75 लोगों को बुलाया जाएगा 200 में से। दोस्तों ये मेरिट छटेगी सीईटी 2022 के आधार पर, जो आपने सीईटी की एग्ज़ाम दी थी सीनियर सेकेंडरी लेवल की। आप समझ गए होंगे। तो बहुत आसानी से आप बहुत ही शिद्दत और ध्यान के साथ फॉर्म अप्लाई करना कि कहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सोच समझ करके अप्लाई करना। इससे संबंधित दोस्तों मैं दूसरा एक वीडियो और बनाऊंगा कि आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई करते हैं, किस कैटेगरी से करते हैं। तो दोस्तों आपको उसकी जानकारी मैं अन्य दूसरे वीडियो में दूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों आगे हम बढ़ते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड कौन कौन से हैं। दोस्तों इसके लिए 5 किलोमीटर दौड़ निर्धारित की गई है, जिसमें कांस्टेबल, इंटेलिजेंस, चालक, बैंड, घुड़सवार, स्वानदल, पुलिस दूर संचार के लिए दोस्तों पुरुष को 25 मिनट में इसको पास करना होगा, महिला को 35 मिनट में पास करना होगा 5 किलोमीटर, भूतपूर्व सैनिक को 23 मिनट में पास करना होगा। और जो हमारे टीएसपी क्षेत्र के जो SC ST के लोग हैं उनको 30 मिनट में ये 5 किलोमीटर दौड़ पास करनी होगी। इसकी भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों ये बहुत आसान है। यदि आप शिद्दत के साथ, पूरे ध्यान के साथ यदि आप 25 मिनट तक दौड़ते रहते हैं तो आराम से, आसानी से आप 22 या 23 मिनट में आसानी से आप रेस को क्लियर कर लेंगे। लेकिन 25 मिनट आपको दौड़ना पड़ेगा। यदि आप नहीं दौड़ते हैं तो फिर आप असफल हो सकते हैं। हो सकते क्या है, असफल ही होंगे। दोस्तों इसमें एक निर्देश ये भी दिया गया है कि यदि कोई गर्भवती महिला हो और वो यदि पीटी करना चाहती है तो उसको पीटी नहीं कराया जाएगा। और यदि फिर भी वो पीटी करना चाहती है यानी दौड़ करना चाहती है तो दोस्तों उसके लिए उसको शारीरिक रूप से योग्य यानी फिट होने के लिए उसको मेडिकल बोर्ड से एक प्रमाण पत्र बना करके लेकर के जाना होगा। और उसके बाद में वहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड पीटी स्थल पर होगा वो अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेगा कि उसको वहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में उस गर्भवती महिला को सम्मिलित करना है या नहीं करना है, और उसको शारीरिक दक्षता के लिए फिर कब बुलाया जा सकता है, ये वहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड होगा वो अपने विवेक के आधार पर इसका निर्णय करेगा। तो जो गर्भवती महिला है वो पीटी के लिए कहा जाता, इसमें लिखा हुआ है कि गर्भवती महिला पीटी करने के लिए सम्मिलित ना हो इसके लिए सलाह दी जाती है। लेकिन यदि फिर भी महिला किसी भी प्रकार से फिट सर्टिफिकेट किसी डॉक्टर के पास बनवा करके लेके जाती है तो वहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड होगा वो इसके ऊपर अवश्य ही अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेगा कि इसका मेडिकल यहाँ पर इसका पीटी यहाँ पर करवाया जाए, अब करवाया जाए या फिर बाद में करवाया जाए। तो दोस्तों इससे संबंधित भी आप अपने परिवार में यानी जो कोई महिला है उनको आप बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कि यदि दौड़ आप एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको किसी प्रकार से कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं दौड़ करने के बाद में आपको किसी प्रकार से कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके आगे हम बात करते हैं पीटी यानी दौड़ होने के बाद में यदि आप पास हो जाते हैं, दौड़ में पास हो जाते हैं, पीटी में पास हो जाते हैं, तो साथ ही इसके बाद में शारीरिक मापतौल यानी PST यानी PST आपका जैसे हाइट होगी, सीना होगा, वजन होगा, जो कि किस किस के लिए लागू है उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों इसमें बता रखा है कि शारीरिक मापतौल परीक्षा PST में आप सम्मिलित किए जाएंगे दौड़ होने के बाद में, दौड़ क्लियर करने के बाद में। और इसमें स्पष्ट रूप से एक बात लिखी हुई है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि दौड़ में यदि आप असफल होते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से वहाँ पर दोबारा नहीं दौड़ाया जाएगा। लेकिन यदि आपकी PST यानी जो हाइट है, वेस्ट चेस्ट है और वजन है, वेट है, उसमें यदि आप किसी प्रकार से असफल हो जाते हैं तो साथियों वहाँ पर आप दोबारा से अपील कर सकते हैं। 500 रुपये का शुल्क दे करके आप दोबारा वहाँ पर अपील कर सकते हैं।
₹500 दे करके आप दोबारा अपील कर सकते हैं। जैसे मान लो आपकी हाइट सही है लेकिन वहाँ पर 1 इंच कम हो जाती है किसी प्रकार से, तो दोस्तों आप ₹500 का शुल्क दे करके दोबारा अपील कर सकते हैं। फिर दोबारा वहाँ पर आराम से आपका पीएसटी यानी आपकी दोबारा हाइट देख ली जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ₹500 का शुल्क जमा करा करके आप दोबारा से अपना पीएचडी करवा सकते हैं। इसके आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं 11वें पॉइंट पर, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, जो 150 अंक का होगा। इसमें दोस्तों बताया गया है कि 150 अंक का होगा और 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और ये पेपर 2 घंटे का होगा। 120 मिनट में 2 घंटे, दोस्तों 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने हैं। 2 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं और 150 अंक यानी हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और यदि आप सही करते तो आपको 1 नंबर मिलेगा और यदि आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको 25% अंक काटा जाएगा यानी 0.25 यानी 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब दोस्तों आप सिलेबस इसमें देख सकते हैं कि किस विषय को कितने अंकों के साथ पेपर में पूछा जाएगा। तो इसमें भाग विषय दे रखा है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या है, यहाँ पर अंक है, तो आप इसको आसानी से देख पा रहे होंगे साथियों। इसको आसानी से देखना सिलेबस के आधार पर। दोस्तों यहाँ पर ही बहुत बड़ी चूक हो जाती है कि सिलेबस क्या है, कौन सा पॉइंट किससे संबंधित है, कितने अंक और कितने प्रश्न वहाँ से आएंगे, दोस्तों हम वहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि भाग विषय कौन सा होगा, प्रश्न कितने आएंगे उससे संबंधित और अंक कितना होगा। तो ए पॉइंट में है विवेचना एवं तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। ये 3 पॉइंट इसमें सम्मिलित किए गए हैं और इसके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 अंक के होंगे। तो दोस्तों ये शायद मेरे अनुमान से है कि विवेचना एवं तार्किक योग्यता कंप्यूटर का है, ये 60 अंक का है और 60 प्रश्न इसमें से आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों मेरे हिसाब से। इसके ऊपर आपको बहुत ही अच्छी शिद्दत के साथ तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर्स यानी मॉडल पेपर आपको प्रकाशन हिंदी पर देखने को मिलेंगे। कुछ दिन बाद में ही मॉडल पेपर से संबंधित आपको क्लासें मिलेंगी जो प्लेलिस्ट के रूप में आपको प्रकाशन हिंदी पर उपलब्ध होंगी। इसलिए दोस्तों आप चैनल को रेड कलर में जो सब्सक्राइब है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो बना हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर से संबंधित वीडियो दोस्तों आपको मिलेंगे। इससे संबंधित आपको किसी प्रकार से कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थ्योरी की किताब को खरीद लेना और मॉडल पेपर आपको प्रकाशन हिंदी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में बहुत सारी मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि हम रोजाना एक मॉडल पेपर भी पढ़ पाएंगे तो बहुत आसानी से हम पेपर को क्लियर कर पाएंगे। तो एमए विवेचना, तार्किक योग्यता, रीजनिंग और कंप्यूटर का ज्ञान दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 60 अंक का है। इसके साथ ब में है जैसे सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, समसामयिक विषय हैं, महिला और बच्चों के अधिकार से संबंधित व राजस्थान सरकार के द्वारा जो प्रचलित जो भी सरकारी योजनाएं हैं, संस्थाएं हैं, उससे संबंधित जानकारी के साथियों आप देख पा रहे हैं 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 अंक के होंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, आसानी से आप इनको समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति और वह आर्थिक स्थिति से संबंधित 45 क्वेश्चन होंगे और 45 अंक के होंगे। इस प्रकार से आपका 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक की इसमें परीक्षा हो पाएगी। इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि जो 150 नंबर का पेपर होगा उसमें दोस्तों स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि आपको किसी भी प्रकार से 40% अंक प्राप्त करने होंगे। 40% अंक आपको प्राप्त करने होंगे, जिसमें बता रखा है जो भी कैटेगरी हमारी जैसे सामान्य है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दोस्तों इनको 40% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। 150 में से यदि 40% नीचे आप अंक लेकर के आते हैं तो वहाँ पर आप मेरिट में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, चाहे सीटी खाली क्यों न रह जाएं, आप वहाँ पर अयोग्य ही हैं फिर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो 150 नंबर की परीक्षा होगी उसमें साथियों आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी से संबंधित हैं जो 40% अंक आपको लेकर के आने पड़ेंगे।
साथियों यानी 150 में से 60 नंबर आपके आने चाहिए, वरना आप फिर फेल हैं, चाहे सीटी खाली क्यों ना जाएं। इसके अलावा एससी जो एसटी है उनको 36% अंक लेकर के आने पड़ेंगे, 36%। इसके बाद में टीएसपी क्षेत्र वाले ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक सीमा लागू नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टीएसपी क्षेत्र में किसी प्रकार से 40%, 36% या 30% वाला कोई किसी प्रकार से प्लान यहाँ पर लागू नहीं किया गया है। 150 नंबर की जो परीक्षा का आयोजन होगा, परीक्षा होगी, उसमें 40% और SC ST 36% रखा गया है। टीएसपी क्षेत्र के लिए यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी प्रतिशत प्राप्तांक में नहीं रखा गया है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों की सीबीटी में जो परीक्षा होगी उसमें संबंधित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक के समग्र के रूप में 5% शीतलन राज्य सरकार के अधिसूचना के आधार पर देय होगा। यदि किसी प्रकार से दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आप ध्यान दे लेना कि भूतपूर्व जो सैनिक हैं किसके लिए है स्पेशल, केवल भूतपूर्व सैनिक और किसी के लिए नहीं है दोस्तों। भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए जो 150 नंबर की परीक्षा का आयोजन होगा, सीबीटी का आयोजन होगा, उसमें 5% राजस्थान सरकार उनको शीतलता प्रदान कर सकती है। यानी जिस कैटेगरी से संबंधित हैं, जैसे कि मान लो यदि जनरल में है 40% हैं तो उनको राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों को 5% की छूट दे सकती है और देगी। साथियों इसमें छूट दी जाएगी, इसके अलावा और किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। इसके आगे हम चर्चा करते हैं 12वां पॉइंट है दोस्तों, दक्षता परीक्षा कांस्टेबल चालक, बैंड, घुड़सवार, सवान दल से संबंधित जो आवेदन करेंगे उनसे संबंधित है कि दोस्तों जो इनकी दक्षता परीक्षा होगी, दक्षता परीक्षा यानी जो इनका इंटरव्यू होगा, चालक, बैंड, घुड़सवार, सवान दल का जो इंटरव्यू होगा, तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जितने अंक का इंटरव्यू होगा, जैसे 23 अंक का इंटरव्यू होगा, तो उसमें दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो भी जैसे सामान्य वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग यानी जनरल, EWS, OBC, MBC के लोग हैं, उनको 40% अंक प्राप्त करने होंगे। 30 में से 40%, SC और ST के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा जैसे ट्राइबल सब प्लान टीएसपी क्षेत्र के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो SC और ST है, तो दोस्तों इनको 30% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, जो आप आसानी से समझ गए होंगे। इसके आगे हम चर्चा करते हैं विशेष योग्यता हेतु आवंटित जो अंक हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। यानी विशेष योग्यता जो हमने देखा था, तो दोस्तों यदि आपके पास एनसीसी है, आपके पास यदि एनसीसी है, यदि आपके पास एनसीसी का ए प्रमाण पत्र है तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे, बी प्रमाण पत्र है तो 8 अंक दिए जाएंगे, और यदि सी प्रमाण पत्र तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। यानी 20 नंबर में से एनसीसी को 10 नंबर दिए गए हैं। 1 साल के लिए 6, 2 के लिए आप देख सकते हैं 1 साल के लिए 6, 2 साल की एनसीसी यानी कि दोस्तों ए प्रमाण पत्र एनसीसी का है तो 6 अंक मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो 8, और सी प्रमाण पत्र आपके पास है तो 10 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा यदि होमगार्ड की सेवा आपने कहीं पर यदि दी है, यदि आपने 1 साल कहीं पर होमगार्ड का काम किया है और आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे 10 में से, और यदि 2 साल किया है तो 8 अंक दिए जाएंगे, और यदि 3 साल आपने कहीं पर होमगार्ड का कार्य किया है और आपके पास यदि प्रमाण पत्र है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आपके पास और कोई किसी प्रकार का मान लो कोई डिप्लोमा है या कोई उपाधि है, इसके भी 10 अंक हैं। यानी 10 अंक तो हैं एनसीसी के लिए, 10 अंक हैं होमगार्ड के लिए, और 10 अंक हैं डिप्लोमा या उपाधि के लिए। तो यदि आपके पास MA, MSc क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई विषय से संबंधित आपके पास यदि डिप्लोमा उपाधि है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सोशल साइंस से संबंधित यदि आपके पास कोई भी उपाधि है, जैसे LLB की उपाधि है तो आपको 8 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा आपके पास यदि तो आपको 10 में से 6 अंक दिए जाएंगे। ये 30 अंक आपको विशेष दिए जाएंगे। हमने देखा था कि मेरिट 180 में से छटेगी, तो दोस्तों 150 का तो हो गया हमारा पेपर, और 30 नंबर हो गए एनसीसी, होमगार्ड और डिप्लोमा या विशेष उपाधि की। दोस्तों ये जो भी हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं
होमगार्ड और होमगार्ड से संबंधित और एसएससी एनसीसी से संबंधित और डिप्लोमा उपाधि संबंधित, ये हमारे को पीटी पीएचटी में वहाँ पर लेकर के उपस्थित भी होना पड़ेगा। यदि आप इससे संबंधित हैं, आपके पास डिप्लोमा है, तो उनको लेकर के आप वहाँ पर उपस्थित हुई, वरना आपको फिर किसी प्रकार से फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हम चर्चा कर लेते हैं दस्तावेज सत्यापन से संबंधित, कि दस्तावेज सत्यापन में हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो दोस्तों, इसमें अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाने हैं, और उनकी एक एक फोटोकॉपी जो कि 100 से प्रमाणित होनी है, यानी खुद उनको अटेस्टेड करेंगे, किसी से अटेस्टेड कराने की आवश्यकता नहीं है, खुद अटेस्टेड करेंगे। और मूल प्रमाण पत्र आपको साथ लेकर के जाने, क्या क्या लेकर के जाने, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, जैसे 12वीं पास का होना चाहिए, क्योंकि सीटी के आधार पर 12वीं पास की भर्ती है। आयु प्रमाण पत्र, आपको 10वीं की मार्कशीट लेकर के जानी है। इससे संबंधित आप किस कैटेगरी से संबंधित हैं, उसका आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अन्य और किसी प्रकार से आप कोई और डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आप साथ लेके जाएंगे, और इसी के साथ आप उनकी एक फ़ोटोकॉपी, जिसको आप स्वयं ही अटेस्टेड करेंगे। इसी के साथ बताया गया कि अंतिम शैक्षणिक योग्यता, दोस्तों ध्यान दे लेना, अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था का प्रधानाचार्य का जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथियों ध्यान दे लेना, यदि आप यहाँ पर यदि आप ये प्रमाण पत्र नहीं लेके जाते हैं, तो साथियों हो सकता है कि आपको पीटी पीएचटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर ध्यान दे लेना, स्किप मत करना। दोस्तों इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि आपकी जो अंतिम शैक्षणिक जो योग्यता है, उस संस्था के प्रधानाचार्य से आप चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के पीटी पीएचटी में सम्मिलित होंगे। साथ ही इसके अलावा बताया गया कि 6 महीने से अधिक पुराना चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। क्या बताया है, 6 महीने से अधिक पुराना चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। ये हमें किससे बनवाने पड़ेंगे, ये 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बनवाने पड़ेंगे, जो हमारे रिश्तेदार ना हो। 3 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए हैं साथियों। एक चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्रधानाचार्य से लेंगे, 2 चरित्र प्रमाण पत्र हम स्थानीय कोई 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनसे लेंगे, जो हमारे रिश्तेदार नहीं है। इसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ लेकर के जाने हैं। इसके अलावा आपके पास 2 फोटो भी होनी चाहिए रंगीन। लाइसेंस से संबंधित, चालक से संबंधित भर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होगा ही, वो आपके विज्ञप्ति से 1 साल पहले का होना चाहिए। दोस्तों इसमें बताया गया है कि चयन सूची किस प्रकार से क्या तैयार की जाएगी। तो चयन सूची के बारे में बताया गया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, उसके अंक, विशेष योग्यता है उसके अंक, दक्षता परीक्षा है उसके अंक मिलाकर के इसमें मेरिट तैयार की जाएगी। 16 पॉइंट है स्वास्थ्य परीक्षण, किस प्रकार से क्या होगा। दोस्तों आपका जैसे सिलेक्शन होता है, जैसे कि आपका फिजिकल होता है, उसके बाद में एग्ज़ाम लगेगी, उसमें आप सेलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद में मेडिकल बोर्ड से आपको स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र लेना होगा, और वहाँ पर आपको जमा कराना पड़ेगा, जो कि आप जिस दिन आप प्रमाण पत्र दे के आएंगे, आपको बुलाया जाएगा, उसके 1 महीने के भीतर का आपके पास वो होना चाहिए। प्रमाण पत्र या चरित्र सत्यापन, दोस्तों इसमें बताया गया कि किस प्रकार से आपके पास कौन कौन से प्रमाण पत्र होने चाहिए, चरित्र सत्यापन हो किस प्रकार से क्या होना चाहिए, तो हमने इसके ऊपर पहले ही चर्चा कर ली है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, ये पहला बिंदु आप दोस्तों समझ लेना अच्छी तरह से, कि जिस जिला यूनिट वर्ग लिंग में पद रिक्त है और विज्ञप्ति में संख्या दर्ज है, उससे संबंधित ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि दोस्तों कहीं से सीट सर्जित नहीं है, विज्ञप्ति में नहीं है सीट, पद नहीं है, और वहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पर आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों जैसे मान लो कहीं से भी किसी प्रकार से, यदि मान लो ऐसी कैटेगरी में, यदि मान लो तलाकशुदा जो महिला है, उसके पद वहाँ पर 0 है, पद नहीं है, वहाँ पर 0 पद है, पद नहीं है, और वहाँ से किसी महिला ने, तलाकशुदा ने ऐसे कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, तो उसके पद को फिर वहाँ पर गिना नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। और जो निरस्त किया गया जो आवेदन पत्र है, शुल्क उसका वापस नहीं दिया जाएगा। इसके हम को आसानी से समझ सकते हैं। चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का भत्ता भी कोई नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आप इसको
स्क्रीन रोक करके और पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम जो मुख्य बिंदु थे उनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। अन्य साथियों के पास भी वीडियोस दोस्तों अवश्य ही सेंड करें ताकि सभी को जानकारी हो सके। साथियों, यहाँ पर अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कहाँ से किस किस डिस्ट्रिक्ट से और किस पोस्ट की किस श्रेणी से कितनी क्या पोस्ट हैं, कहाँ पर कितनी पोस्ट हैं, कहाँ पर पोस्ट नहीं है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से आप इनको जूम करके देख सकते हैं। तो साथियों, ये दूसरा पेज है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीसरा पेज है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से देख लेंगे। क्योंकि साथियों, जो ई मित्र वाले होते हैं, जो फॉर्म अप्लाई करने वाले होते हैं, वो साथियों आपको इस प्रकार की जानकारी नहीं दे पाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप आसानी से इन पेजों को देख लें कि कहाँ पर किस प्रकार से कितनी क्या पोस्ट है, किसकी है और किसकी पोस्ट नहीं है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आसानी से दोस्तों आप इनको देख पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी से इनको देखें। चैनल से भी साथियों आप जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अन्य लोगों के पास भी वीडियोस को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य सेंड करें। साथियों, स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से इनको आप देख सकते हैं बाद में कहाँ से किसकी कितनी क्या पोस्ट हैं। यदि शून्य है, जीरो है और वहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। साथियों, इसमें एक ही फॉर्म की अप्लाई के बारे में बताएगा कि आप एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अप्लाई फॉर्म नहीं कर सकते। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यदि आपने वीडियो को स्किप किया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इस भर्ती में धोखा खा सकते हैं। मैंने बहुत बहुत जो अच्छे महत्वपूर्ण बिंदु थे उन बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है कि किस प्रकार से क्या इसमें प्रक्रिया रहेगी सिलेक्शन की। दोस्तों, किस प्रकार से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर हमने बहुत ही अच्छी तरह से हमने चर्चा की है। तो दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से बाद में स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। साथियों, चैनल को यदि आपने स्किप किया है तो दोबारा से वीडियो को यदि आपने स्किप किया है तो वीडियो को दोबारा आप देख लीजिए। साथियों, क्योंकि किसी भी भर्ती से संबंधित यदि हम विज्ञप्ति दोस्तों यदि हम विज्ञप्ति के बारे में किसी प्रकार से जानकारी नहीं ले पाते हैं, यदि विज्ञप्ति के बारे में हम जानकारी नहीं ले पाते हैं साथियों, उसके सिलेबस के बारे में यानी पाठ्यक्रम के बारे में हम जानकारी नहीं ले पाते हैं और किस प्रकार से हम फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसकी जानकारी नहीं ले पाते हैं, तो साथियों कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हमारे साथ धोखा हो जाता है। क्योंकि यदि आपने विज्ञप्ति सही ढंग से देखी नहीं, पढ़ी नहीं, सुनी नहीं और पाठ्यक्रम आपने देखा नहीं, साथ में आपने फॉर्म सही ढंग से नहीं भरा, तो फॉर्म यदि गलत भरा गया फिर उसके बाद में फिर 300 रुपये दो। पाठ्यक्रम यदि आपने नहीं देखा, वैसे जाकर के पुस्तक उठा लेते हैं, तो साथियों फिर वहाँ पर हमारे साथ धोखा हो जाएगा। विज्ञप्ति को सही ढंग से हमने नहीं सुना तो वहाँ पर भी हमारे साथ किसी प्रकार से धोखा हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित जो विज्ञप्ति जारी है उसको बहुत ही विश्लेषण के साथ अच्छी तरह से सुना है, समझा है, शिद्दत के साथ जिसने भी सुना है वो बहुत ही अच्छी तरह से इसके फॉर्म को अप्लाई करेगा, डॉक्यूमेंट्स अपने सुरक्षित रखेगा, साथ में ही अपनी बहुत ही अच्छी तैयारी करेगा। दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान पुलिस की जो 150 नंबर की एग्ज़ाम होगी उसके मॉडल पेपर दोस्तों आपको इस चैनल पर उपलब्ध होंगे, इसलिए आप अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, आपको मॉडल पेपर से संबंधित किसी प्रकार से कोई बुक आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी। साथियों, आपको व्याख्या सहित क्वेश्चन वीडियो में प्राप्त होंगे जो कि निःशुल्क होंगे, किसी प्रकार से आपके कोई भी किसी प्रकार से शुल्क लागू नहीं होगा। इसके अलावा आपका टेस्ट भी इस प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर शुरू किया जाएगा राजस्थान पुलिस से संबंधित दोस्तों, जो कि निःशुल्क होगा, किसी प्रकार से आपको उस टेस्ट के लिए कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपने इसको सुना समझा होगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर दिया है या सब्सक्राइब आप कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।